गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है शिशु की जानकारी। क्या नाम है बच्चों? शिशु की जानकारी। बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है उसके उपरांत उसके बाद एक शिशु की वृद्धि और विकास किस प्रकार से होती है, उसी की जानकारी हमें इस चैप्टर के द्वारा मिलेगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में हम ये जानेंगे कि आखिर वृद्धि और विकास होता क्या है। आखिर आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के मुंह से जरूर सुना होगा वृद्धि या विकास, इन दोनों शब्द को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है वृद्धि और विकास सेम ही है, इक्वल ही है, लेकिन नहीं, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो आज हम लोग सिंपली देखेंगे वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृद्धि को। देखिए बच्चों, वृद्धि कहते किसे हैं हम? बच्चों, वृद्धि एक ऐसी चीज है जब कोई शिशु जन्म ले लेता है उसके बाद जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक जो उसका शारीरिक विकास होता है या उसके शरीर का उसके किसी बॉडी पार्ट का बढ़ना, उसके हाइट का बढ़ना, उसके वजन का बढ़ना, उसके किस इन्हीं सब चीजों को हम लोग सिंपल भाषा में क्या कह देते हैं? वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि। मतलब एक ऐसा चीज जो एक निश्चित समय में जाकर रुक जाए। जैसे कि आपने किसी ना किसी बच्चों को देखा होगा कि कोई बच्चा है वो बहुत तेजी से बढ़ना प्रारंभ करता है और एक एज के बाद वो बढ़ना रुक जाता है। मतलब उस उम्र के बाद उसकी वृद्धि यानी उसकी हाइट की लंबाई नहीं बढ़ती है। तो उसी सब चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि। मतलब वृद्धि एक ऐसा चीज है जो एक समय के बाद बढ़ना रुक जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वृद्धि समझ में आ गया? वृद्धि सिंपली क्या है? एक ऐसी घटना है जो क्या है एक समय के बाद रुक जाएगा। और हाँ, वृद्धि को हम एक और चीज से समझ सकते हैं कि इसे हम नाप सकते हैं। नाप कैसे सकते हैं? जैसे कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति का हाइट है तो हम उसे नाप सकते हैं कि वो कितना लंबा है, 6 फीट का है, 5 फीट का है। हम इस चीज में उसे नाप सकते हैं। या कोई व्यक्ति है उसके वजन को हम लोग नाप सकते हैं कि कोई व्यक्ति है 60 kg का है, 50 kg का है या 45 kg का है, कितने केजी का है। तो हम इन सब चीजों को नाप सकते हैं। तो जिस चीज को हम लोग किसी आंकड़े में नाप सके वो चीज क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। वेरी गुड बच्चों। अब आप बताइए क्या वृद्धि में किसी को कोई दिक्कत है? वृद्धि सिंपली क्या हुआ? ऐसा चीज जिसे हम नाप सके। क्या कर सके? नाप सके, उसे हम क्या कह देंगे? वृद्धि कहते हैं। अब बच्चों, वृद्धि क्या होता है? मैंने आपको बताया वृद्धि एक समय के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है उसका हाइट अगर बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? एक निश्चित समय के बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अब हम लोग देखते हैं विकास। किसे देखेंगे? विकास को। विकास क्या होता है बच्चों? विकास वृद्धि से विपरीत होता है, थोड़ा सा अलग होता है। विकास क्या होता है? ये मानसिक रूप से होता है। जैसे वृद्धि शारीरिक रूप से होता है, किसी व्यक्ति का शरीर वृद्धि करता है, और जो विकास होता है वो मानसिक रूप से होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है उसका उसका विकास हो रहा है, मतलब उसका माइंड डेवलप कर रहा है, वो माइंड के रूप में उसका माइंड शार्प हो रहा है। और विकास जो है वो सामाजिक तौर पर होता है। जैसे समझिए आप कि अगर कोई शिशु है, आप उसको एक दो शिशु को आप दो अलग जगह पे रखिए। किसी शिशु को आप किसी सीनियर बच्चे के साथ रखिए, उस अनुसार रखिए ताकि वो उन बड़े बच्चों के साथ घुल मिल सके, और किसी को आप ऐसे बच्चों के साथ रखिए जो उसी के उम्र का है। तो आप देखिएगा दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है। वो जो बच्चा है जो बड़े लोग के साथ रह रहा था, उनका माइंड उन बड़ों के जैसा हो जाएगा। मतलब विकास क्या होता है? वो दूसरे के संपर्क में, मतलब समाज के द्वारा, जैसा हम जिस समाज में रहते हैं ना उन समाज से हम लोग अपना माइंड का यानी मानसिक रूप से विकास करते हैं। विकास और वृद्धि में आपको सिंपली अंतर समझ में आ गया? वृद्धि क्या होता है? एक निश्चित समय के बाद रुक जाएगा, इसका एक निश्चित समय है। और विकास क्या होता है? ये आपका कभी नहीं रुक सकता। आप कभी ना कभी सुने होंगे कि मैं यहाँ से कुछ सीख रही हूँ। मतलब विकास का मतलब सिंपली होता है सीखते रहना। क्या होता है?
सीखते रहना, और कुछ भी नहीं होता है। मतलब विकास क्या हुआ कि आप इसे कभी भी रोक नहीं सकते हैं। आप जो है, अगर कोई छोटा बच्चा है वो भी सीख रहा है, और कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो भी सीख रहा है, मतलब उसका भी माइंड क्या हो रहा है, विकास कर रहा है। तो मतलब जो विकास होता है वो कभी भी रुकता नहीं है। जैसे वृद्धि क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है वो उसका शरीर का अंग, जैसे कोई हाइट बढ़ रही है तो उसका हाइट एक समय के बाद रुक जाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का माइंड विकास कर रहा है तो क्या माइंड कभी रुकेगा नहीं। जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक उसका मानसिक विकास वो कभी भी नहीं रुक सकता है। तो वृद्धि क्या हुआ, वो एक समय के बाद रुक जाएगा, लेकिन विकास कभी भी जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वो नहीं रुकता है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? क्लियर हुआ? और बाबू देखिए, वृद्धि जो होता है इसे हम नाप तोल सकते हैं। क्या विकास को हम लोग नाप सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि ये व्यक्ति इतना, मतलब किसी आंकड़े में आप किसी को नाप सकते हैं कि ये इतना इंटेलिजेंट है? कभी आपने सुना है ऐसा कि ये जैसे हम लोग वेट को नापते हैं कि ये 50 kg का है, कभी आपने सुना है कि ये 10 kg इंटेलिजेंट है, ये 20 kg इंटेलिजेंट है? ऐसा सुना है आपने? नहीं। विकास को हम लोग कभी नाप ही नहीं सकते हैं। बस यही कुछ अंतर है वृद्धि और विकास में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि वृद्धि और विकास में आखिर अंतर क्या है। तो 2-3 अंतर है, क्या मैं बता देती हूँ फिर से आपको। वृद्धि क्या होता है, ये निश्चित समय के लिए होता है, और कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारी वृद्धि रुक जाती है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि किसी व्यक्ति का हाइट बढ़ रहा है तो वो एक समय के बाद बढ़ना रुक जाता है। और वृद्धि क्या होता है, वो कभी भी मतलब उसकी वृद्धि कभी भी विकास जो है उसकी वृद्धि कभी भी रुकती नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक उसका माइंड विकास करते ही रहता है। ये तो रहा कि पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या हुआ कि हम वृद्धि को एक निश्चित आंकड़े में नाप सकते हैं। अभी मैंने जैसे बोला कोई व्यक्ति है वो 50 kg का है, या किसी व्यक्ति की लंबाई है वो 6 फीट है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एक आंकड़े में, निश्चित आंकड़े में नाप सकते हैं। लेकिन क्या हम विकास को किसी निश्चित आंकड़े में नाप सकते हैं? नहीं, हम इसे किसी आंकड़े में नाप नहीं सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? यही सिंपली क्या हुआ, वृद्धि और विकास। और अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वृद्धि क्या है, शिशु के जन्म से लेकर इस एक निश्चित समय तक जो हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, हमारे शरीर का वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, इसी को ही हम क्या कह देंगे, वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? वृद्धि। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। गर्भवती माता। बच्चों, हम वृद्धि और विकास के बारे में आगे डिटेल करने वाले हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया क्योंकि मुझे आगे इसका यूज करना है, वरना इसे हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है? तो गर्भवती माता, बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जब से शिशु का जन्म हो जाता है, तो जब से शिशु की जन्म प्रक्रिया, उसके बाद शिशु का किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से शिशु की लंबाई बढ़ती है, कैसे शिशु का हाइट बढ़ता है, कैसे शिशु बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, वही सब चीजें हमें क्या करनी है, इस चैप्टर में पढ़नी है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले वर्ड, जिसका नाम क्या है, गर्भवती माता। आखिर ये गर्भवती माता कहते किसको हैं, ये जानते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखो बच्चों, गर्भवती माता एक ऐसी महिला को कहते हैं जो अपने गर्भ में किसी शिशु को धारण करती है। हम गर्भवती माता किसे कहेंगे, ऐसी महिला जिसके शिशु में क्या हो, जिसके गर्भ में एक शिशु पल रहा हो, वैसी महिला को ही हम क्या कहते हैं, गर्भवती माता, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट लेडी। क्या बोलेंगे, प्रेग्नेंट लेडी। सिंपली आपको गर्भवती माता में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। वैसी महिला जो क्या है, अपने गर्भ में एक शिशु को धारण किए हुए है, उसी महिला को हम क्या कह देंगे, गर्भवती माता। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? गर्भवती माता हम किसको बोलेंगे? हम इन सब शब्दों का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही सब शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपको शब्द दे दिया जाएगा गर्भवती माता किसे कहते हैं, तो आपको वहां पे यहाँ इसे बताना पड़ेगा कि गर्भवती माता किसे कहते हैं। तो जो मैंने आपको अभी बताया वही आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है? तो गर्भवती माता सिंपली हम किसे कहेंगे, एक ऐसी महिला जो क्या है, अपने गर्भ में किसी शिशु को धारण किए हुए है, तो उस महिला को हम क्या कहते हैं, गर्भवती माता कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, एक गर्भवती माता जो है ना, वो अपने गर्भ में एक शिशु को लगभग 9 मंथ अपने गर्भ में रखती है। कितने मंथ रखती है? 9 मंथ रखती है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? और बच्चों 9 मंथ, कई बार आपके एग्जाम में ना मंथ नहीं देता है, दिन पूछ लेता है कि आखिर जो है ना एक गर्भवती माता अपने शिशु को अपने गर्भ में कितने दिनों तक रखती है। तो उसको हम क्या करेंगे, जिस हिसाब से कितना हो जाएगा, 280 दिन, क्योंकि एक मंथ में कितना दिन होता है, लगभग हम 30 दिन लेके चलते हैं और 9 मंथ से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उसमें से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम किसी में 28 दिन होता है, किसी में 31 दिन होता है, तो वो अलग हो गया। हम नॉर्मली क्या है 30 दिन लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? गर्भवती माता में सिंपली आपको क्या लिखना होगा कि गर्भवती माता हम एक ऐसी महिला को कहेंगे जो क्या है अपने गर्भ में एक शिशु को धारण किए हुए होती है। और इस लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे और लिख देंगे कि गर्भवती माता अपने गर्भ में एक शिशु को लगभग 9 महीने के लिए रखती है। क्लियर है यहाँ तक? जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब एक शब्द आता है प्रसव। क्या आता है? ये शब्द क्या है? प्रसव। आप लोगों ने ये वर्ड कभी सुना नहीं होगा, हाँ, लेकिन आप लोगों ने इसका इंग्लिश जरूर सुना होगा, डिलीवरी। ये तो सुना हुआ है आप लोगों ने, हाँ, लेकिन प्रसव किसी ने नहीं सुना है। देखिए, डिलीवरी जो होता है ना, उसी का हिंदी वर्ड क्या होता है? प्रसव होता है। डिलीवरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। तो आखिर ये प्रसव क्या होता है? प्रसव बाबू एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई गर्भवती माता, अभी मैंने आपको गर्भवती माता समझा दिया, गर्भवती माता किसे कहेंगे? तो जब कोई गर्भवती माता अपने संतान को, अपने शिशु को जो है इस संसार में लाती है, उसी समय को हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? प्रसव हम नॉर्मली किसे कहेंगे? एक ऐसी अवस्था है जब क्या करता है कि जब कोई माता होती है, गर्भवती माता, वो क्या करती है? अपने शिशु को इस संसार में लाती है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को हम क्या कह देते हैं? डिलीवरी कह देते हैं। डिलीवरी सब तो सुना ही होगा आप लोगों ने। डिलीवरी कह दे या उसी को हम हिंदी में प्रसव कह दे। क्लियर हो गया? प्रसव, प्रसव नॉर्मली क्या हुआ, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्रसव क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या गर्भवती माता अपने शिशु को इस संसार में लाती है। यही अवस्था क्या प्रसव कहलाती है। क्लियर है? प्रसव क्लियर है आप लोगों को? प्रसव में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो बाबू अब हम लोग जानेंगे प्रसव होते कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रसव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रसव एक होता है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, एक तो जो महिला होती है वो, अब तो ऐसा बहुत कम हो गया है कि घर में डिलीवरी होता है। किसी भी महिला का घर में डिलीवरी अब नहीं ही होता है, लेकिन फिर भी बुक में दिया गया है तो हम लोग को पढ़ना तो है ही। तो बच्चों नॉर्मली जो है डिलीवरी या प्रसव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्पताल प्रसव और एक होता है गृह प्रसव। मतलब प्रसव 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्रसव जो क्या है हॉस्पिटल में, अस्पताल में करवाया जाता है, और एक ऐसा प्रसव जो क्या है घरों में करवाया जाता है। नॉर्मली प्रसव कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। ठीक है बच्चों, ये प्रसव जो है ना, गृह प्रसव और अस्पताल प्रसव, इससे आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय, इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो बच्चों प्रसव, अस्पताल प्रसव और गृह प्रसव में दोनों में से आप मुझे बताइए सेफ कौन सा होगा? दोनों में से अच्छा कौन होगा, या शिशु और माता के लिए बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा? गृह प्रसव या अस्पताल प्रसव, कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली बात है अस्पताल प्रसव। क्यों रहेगा ये देखते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए, अस्पताल में क्या है, जो वो गर्भवती माता है, वो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको क्या है एक प्रॉपर डॉक्टर मिलेंगे, नर्सेज मिलेंगी जो उनको प्रॉपर देखभाल करेंगे। क्या उन्हें गृह प्रसव में वैसी व्यवस्थाएं मिल पाएंगी? क्या उन्हें एक शिक्षित, एक प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स की टीम मिल पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या है
अस्पताल प्रसव एक माता के लिए, एक गर्भवती माता के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे अंतर हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि गृह प्रसव में क्या है, उतनी ज्यादा सफाई देखने को हमें नहीं मिलेगी। जो एक जहाँ पे एक शिशु का जन्म होता है वहां पे क्या है, बहुत ही ज्यादा सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि शिशु पहली बार इस संसार में आता है। उसे किसी भी प्रकार के अगर कीटाणु लग जाए या किसी भी प्रकार का कोई बीमारी हो जाए तो ये क्या है, शिशु के जान को ले सकता है, मतलब शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए प्रसव के समय क्या है, हमें स्वच्छता बहुत ही ध्यान से रखनी चाहिए, मतलब स्वच्छता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्वच्छता या ऐसी सफाई हमें क्या है, घर पे बेहतर मिल पाएगी या अस्पताल में? अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल को उसी अनुसार बनाया जाता है कि एक बच्चे का जन्म हो सके। ठीक है, और क्या हो सकता है कि अस्पताल सुविधाजनक होता है। वहां पे अगर कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आई, कोई समस्या आया शिशु के जन्म के समय, तो वहां पे डॉक्टर हैं, उन लोगों ने इस चीज का पूर्ण रूपेण अध्ययन किया हुआ है, तो वो अच्छी तरीके से क्या है, बच्चे की जान को बचा लेंगे। लेकिन घर में हमें उस तरीके का प्रशिक्षण नहीं पता होता है, उस तरीके की हम लोगों को ज्ञान या शिक्षा नहीं होती है, तो क्या हो सकता है, वैसी परिस्थितियों में बच्चा और जच्चा दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। जच्चा, आप बहुत बच्चे यहाँ नहीं समझ पाएंगे, माता को जच्चा बोला जाता है। बच्चा तो आप लोगों ने सुना होगा लेकिन जच्चा नहीं सुना होगा। तो जो आप लोग घर में बूढ़ी औरतें होंगी, दादी सब जो होती हैं, उनके मुंह से आप लोगों ने सुना होगा जच्चा और बच्चा। तो जच्चा किसे कहेंगे हम, माता को जच्चा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो गृह प्रसव क्या होता है, थोड़ा सा असुरक्षित होता है, इससे बेटर क्या होता है, अस्पताल प्रसव। क्या होता है, अस्पताल प्रसव। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे का, अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने गर्भवती माता से शुरू किया, उसके बाद हमने बच्चे का जन्म करवाया, मतलब प्रसव की जो अवस्था होती है उसके बारे में पढ़ाई की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, अस्पताल प्रसव और गृह प्रसव, दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है, ज्यादा सुरक्षित कौन है, हम लोग ने ये भी देख लिया। दोनों में से कौन क्यों बेटर है, हम लोग ने 2-3 पॉइंट भी इस पर देख लिए हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, प्रसव तक आप लोगों को क्लियर है। अब बच्चे का जन्म हो चुका है, अब उससे आगे की अवस्था देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब एक शिशु का जन्म होता है, जब एक नवजात शिशु इस संसार में आता है, तो उसे सबसे पहले आखिर जरूरत किस चीज की होती है? ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने मेरा ध्यान से सुना कि जब कोई बच्चा, जब कोई शिशु इस संसार में आता है, तो उसे सबसे पहले जरूरत किस चीज की होती है? अब इसे समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने कोई किसी भी बच्चे को जन्म लेते हुए देखा होगा या मूवी वगैरह में भी, तो आप लोग देखते होंगे कि बच्चे का जन्म होता है, उसे तुरंत जो माँ रहती है उसके बगल में लेटा दिया जाता है। देखा है आप लोगों ने? क्यों लिटा दिया जाता है? क्योंकि बच्चा जो वो माँ के गर्भ से इस संसार में आता है ना, तो माँ का गर्भ जो होता है वो गर्म होता है, और जब वो इस संसार में आता है तो ये संसार उसके अनुसार, उस जिस संसार में वो रहा है उसका मौसम यहाँ पर आते ही चेंज हो जाता है, उसे गर्माहट चाहिए होता है, और उस समय माँ का शरीर क्या रहता है, सबसे ज्यादा गर्म रहता है। तो इसीलिए नवजात शिशु को क्या होता है, माँ के बगल में लिटा दिया जाता है और माँ के बगल में ही उसे सुला दिया जाता है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा कहीं ना कहीं मूवी वगैरह में, रियली में तो शायद ही देखा होगा। ठीक है, तो प्रसव के बाद सबसे पहले बच्चे को किस चीज की जरूरत होती है? गर्माहट की। किसकी जरूरत होती है? गर्माहट की। और अगर आपने देखा भी होगा, जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु, उसे हमेशा किसी ना किसी 2-3 कपड़े से लपेट कर रखा जाता है। क्यों लपेट के रखा जाता है? क्योंकि उसे क्या होती है, इस माहौल में रहने की आदत नहीं है। उसके जब माँ के गर्भ में था तो वहां पे गर्माहट होती थी, और यहाँ पर उतनी गर्माहट उसे नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए उसे गर्म रखने के लिए उसे क्या रहता है, हमेशा उसे 2-3 कपड़ों से लपेट कर रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों की किस चीज की जरूरत होती है? गर्माहट की। वेरी गुड। और उसके बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है सांस लेने में दिक्कत। जो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसे सांस नहीं आती है। जब इसीलिए क्या होता है, इस परिस्थिति में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो बच्चों को 2 सबसे ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। पहला तो क्या हो गया, गर्माहट की, और दूसरा सांस लेने की। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा भी होगा, सुना होगा कि बच्चों को बोला जाता है शीशे में रखा गया है, सुने हैं? तो शीशे में रखने का मतलब क्या हुआ?
शीशे में रखने का मतलब ये हुआ कि वो बच्चा सही से क्या है, इस माहौल में, इस वातावरण में सांस नहीं ले पा रहा था, तो इसीलिए उसको सांस देने के लिए एक प्रॉपर बॉक्स आता है, उसमें उसको रखा जाता है और उसमें उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, उसी को बोला जाता है शीशे में रखा गया है। तो मतलब शीशे में बच्चे को क्यों रखा गया है, क्योंकि बच्चा सही से सांस नहीं ले पा रहा था। और आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा कि बच्चे को शीशे में रखा गया था, लेकिन वहीं पे उसकी क्या हो गई, मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, बच्चा सांस सही से नहीं ले पाता है और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहला पॉइंट क्या था, गर्माहट, और दूसरा पॉइंट क्या था, रे रे ताला भी से होगा ना। तो ताला भी से नहीं। पहला हमने क्या देखा, गर्माहट, और दूसरा सांस लेने में समस्या, और तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है स्वच्छता। क्या होती है, स्वच्छता। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बच्चे को सबसे पहले गर्माहट देना है, और उसके बाद बच्चे को ये देखना है कि उसे सांस सही से बच्चा ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। और तीसरा जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्वच्छता। क्या है, स्वच्छता। क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है, स्वच्छता के कारण मतलब सही तरीके से साफ सफाई बच्चों को नहीं मिल पाती है, जिस कारण बच्चे को क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, और इस कारण भी बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण क्या है, जब भी कोई शिशु का जन्म होता है, जब भी किसी शिशु का जन्म होता है, तो इन 3 चीजों को हमें मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है, टाइम कितना हुआ, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।